हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। तो चलिए चलते हैं हम अपने PYQs के सेकंड पार्ट पे, जो अपना लॉ का पोर्शन है PhD एंट्रेंस के लिए, वो क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्री कंसेंट इज़ द कंसेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड विदाउट। तो फ्री कंसेंट कौन सी होती है जो किसके बिना ली जाती है। तो 26 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस के बिना, फ्रॉड के बिना और फोर्स के बिना। तो 27th है, ए थ्रेटन्स टू किल बी इफ़ बी डज नॉट एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद ए। तो ए ने बी को धमकी दी है मारने की, अगर वो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होता तो। सो बी एंटर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट विद ए। तो इस वजह से, इस धमकी की वजह से बी ने एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में। हियर द कंसेंट ऑफ बी इज ऑब्टेन्ड बाय। तो यहाँ पे जो बी की कंसेंट है वो कैसे ली गई है, कोर्जन से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से। तो आंसर इज कोर्जन। कोर्जन वही होता है जो अपने थ्रेट के द्वारा लिया गया है। In which of the following cases it was held by Supreme Court that subject to the formalities prescribed by Article 299, the contractual liability of the center and state government is same as that of any individual under the ordinary law of contract। तो ये क्या कह रहे हैं कि कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि आर्टिकल 299 जो है उसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी सेम वैसी ही होंगी जैसे कि एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल की होती हैं। तो कौन से केस में कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस माजिद। 29th है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न करती है? आंसर इज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डिसाइडेड बाय। जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो कैसे डिसाइड की जाती है? रिस्पेक्टिव कंपनीज के द्वारा, इन्वेस्टमेंट मार्केट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो ये की जाती है शेयर होल्डर्स के द्वारा। 31 है, सिसरो वाज ए डैश जूरिस्ट। तो जो सिसरो था वो कौन सा जूरिस्ट था? ग्रीक, चाइनीज, रोमन या इंग्लिश? आंसर इज रोमन। लीगल रियलिज्म इज द थ्योरी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच लॉ इज द डैश ऑफ कोर्ट। तो जो लीगल रियलिज्म है वो थ्योरी है लॉ की, तो उसके द्वारा क्या कहा गया है कि लॉ क्या है, कोर्ट का क्या है लॉ? ए प्रैक्टिस ऑफ लॉ, प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट है ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियज्म। तो ये थ्योरी किसने दी थी? जिसके अकॉर्डिंग द प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ इज द प्रमोशन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये थ्योरी दी गई थी बेंथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड the natural law being coexisting with mankind and emanating from God himself superior to all other laws, it is binding over all the countries at all times and no man-made law will be valid if it is contrary to the law of nature। तो हम ये याद रख लेते हैं, लास्ट वाली लाइन ये आसान भी है कि कोई भी मैन मेड लॉ उस लॉ ऑफ नेचर से सुपीरियर नहीं होगा, उसके कॉन्ट्रेरी होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्लैकस्टोन ने दी थी ये, ब्लैकस्टोन ने कहा था ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश, किसके द्वारा कहा गया है ये? लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आंसर इज सी, सर जॉन साल्मंड। Who of the following was the main mover behind the Universal Declaration of Human Rights?
UDHR के मेन मूव के बिहाइंड कौन था? तो आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो नोन एज, हाँ जी, थर्ड ह्यूमन राइट की थर्ड जनरेशन को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं उसको? तो आंसर इज सी, ग्रुप्स राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन्स राइट? ह्यूमन राइट का पहला चार्टर कौन सा है इनमें से? बिल ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया, द सीरियस कैलेंडर और नन ऑफ द अबव? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चार्टर, सी चार्टर, सी कैलेंडर। OHCHR स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस ऑफ द यूनियन नेशन हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट। CEDAW की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ऑप्शन नंबर ए। The existence of coordinate authorities independent of law other is the girth of the federal principle definition given by, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, या प्रोफेसर KC वीर के द्वारा, या प्रोफेसर जैनिंग के द्वारा, या DVN शुक्ला के द्वारा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, KC वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट? तो न्यू स्टेट कौन से आर्टिकल के अंडर बनती है जो पार्लियामेंट फॉर्म कर सकती है, पार्लियामेंट बनाती है जो? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 3 क्लोज ए। आर्टिकल 14 guarantees similarity of treatment and non-identical treatment laid down in which of the following cases? तो कौन से केस में कहा गया था ये? ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31 जनवरी 1992? तो वुमेन कमीशन की पहली प्रेसिडेंट कौन थी? तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। वुमेन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 31 जनवरी 1992। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिसिज जयंती पटनायक। तो अगला है सरकारिया कमीशन वाज रिलेटिंग टू, सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इस चीज़ के बारे में वो रिपोर्ट देता था। इन विच स्टेट वाज फर्स्ट ओपन एयर कैंप और जेल सेटअप इन इंडिया? इंडिया में पहली ओपन एयर जेल कहाँ थी? मतलब ओपन जेल सिस्टम आपको पता ही है, तो वो कहाँ की गई थी सबसे पहले? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। विच कंट्री फर्स्ट स्टार्टेड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स कौन सी कंट्री में शुरू किया पहली बार? आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बोस्टल स्कूल इज मेंट फॉर, तो किसके लिए होता है ये? ए, डेलिक्वेंट्स बिलो 10 ईयर्स, अडोलसेंट ऑफेंडर्स, फीमेल ऑफेंडर्स, या अडल्ट ऑफेंडर्स? तो आंसर इज बी, अडोलसेंट ऑफेंडर्स, ताकि उन्हें सही राह पे लाया जा सके। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अवार्ड डेथ पेनल्टी टू ऑफेंडर्स? तो कौन सी कंट्री है इनमें से ऐसी जिसमें डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती? यूनाइटेड किंगडम, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, या चाइना? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो लास्ट क्वेश्चन है मेंशन द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इनमें से कौन सा है क्रिमिनल प्रोसीजर का प्राइमरी ऑब्जेक्ट? स्पीडी ट्रायल, समरी ट्रायल, फेयर ट्रायल एंड सेशन ट्रायल? तो आंसर इज बी, फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ अपना पहला पेपर ख़त्म हुआ लॉ एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का, जो PhD एंट्रेंस में काम आएगा।
अपने सेट एग्ज़ाम में भी काम आएगा और नेट एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो अगली वीडियो में हम दूसरा देखते हैं। थैंक यू।